प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा की एमए प्रीवियस ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट भौगोलिक विचारधाराओं का उदय इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हमने भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध पढ़ा। आज नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। इसके अंदर जैसा कि आपको पता है, पहले भी अपन कई बार पढ़ चुके हैं कि जो भूगोल है, भूगोल जो है बच्चों मूलतः स्थानिक विज्ञान है। स्थानिक विज्ञान है। स्थानिक विज्ञान मतलब स्पेशियल साइंस है। स्पेशियल साइंस मतलब स्थानों के विज्ञान के बारे में अपन इसमें पढ़ते हैं। तो और भूगोल का जो मूलतः जो इसका विषय है, इसके अंदर जो संकल्पनाएं हैं वो भूतल की संकल्पना है। भूगोल का जो विषय है वो भूतल या भूतल की संकल्पनाएं हैं। अब अपन बात करें कि संकल्पना किसे कहते हैं। संकल्पना, तो संकल्पना का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी जो आधारभूत मान्यताएं जो होती हैं उनको सामान्यकृत तर्क या विचार, या अपन यूँ कहें कि मान्यता को, जो सामान्य तर्क या विचार होते हैं उन मान्यताओं को संकल्पना कहते हैं। अब भूगोल के अंदर जो प्रमुख संकल्पनाएं हैं वो ज़्यादातर मैंने आपको बताया भूतल से संबंधित हैं। अब जो सबसे पहली संकल्पना जो अपन पढ़ रहे हैं वो है भूतल की संकल्पना। भूतल की संकल्पना। तो भूतल की संकल्पना का मतलब है कि यह भूतल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है पृथ्वी की ऊपरी सतह। लेकिन वैसे तो साधारण अर्थ भूतल का मतलब होता है पृथ्वी की ऊपरी सतह, लेकिन भूगोल के अंदर इसका व्यापक रूप से प्रयोग होता है। तो इसके अंदर जो भूगोल के अंदर जो भूतल है उसके अंदर तीनों चीजें सम्मिलित हैं। स्थलमंडल, दूसरा जलमंडल और तीसरा वायुमंडल। तो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। अब अपन एक एक को देखें कि सबसे पहले स्थलमंडल के अंदर, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, तो इसके अंतर्गत जो शैल है, जो भूपर्टी है, भूपरपट्टी, या यूँ कहें कि जो शैल की पट्टी है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि धरातल के नीचे स्थित जो शैल पट्टी है उसकी विरूपण की क्रियाएं, उन सब का अध्ययन स्थलमंडल के अंदर किया जाता है। दूसरा है जलमंडल। अब जलमंडल के अंतर्गत महासागर या उनके नितल का अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तीसरा है वायुमंडल। वायुमंडल के अंतर्गत जो पृथ्वी का जो निचला वायुमंडल इसके अंदर सम्मिलित होता है, निचला वायुमंडल। इसके अंदर जलवायु संबंधी घटनाएं या उसमें जो होने वाले परिवर्तन हैं, या यूँ कह सकते हैं विशेष रूप से इसमें क्षोभ मंडल इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो क्षोभ मंडल वाला भाग इसमें सम्मिलित है। तो इस तरह से जो भूतल की संकल्पना है भूगोल के अंदर वो थोड़ी व्यापक है। तो इसके अंदर स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों सम्मिलित हैं। अब अपन बात करें भूगोल की दूसरी जो संकल्पना है वो है, भूगोल की जो दूसरी संकल्पना है वो है अवस्थिति या स्थिति। अवस्थिति या स्थिति की
संकल्पना। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन, इसको कहेंगे अपन कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन या सिचुएशन, लोकेशन या सिचुएशन। तो भूगोल के अंदर जो लोकेशन या स्थिति या कहेंगे अवस्थिति और स्थिति, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका सामान्यतः एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, स्थिति और अवस्थिति का। अब ये जो भूगोल के अंदर जो स्थिति और अवस्थिति है वो 3 तरह की होती है। एक तो है ज्यामितीय स्थिति, ज्यामितीय स्थिति, दूसरी है प्राकृतिक स्थिति, और तीसरी है सापेक्ष या भौगोलिक स्थिति, सापेक्ष या भौगोलिक स्थिति। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन अगर ज्यामितीय स्थिति की बात करें, ज्योमेट्रिकल लोकेशन की, तो जो ज्यामितीय स्थिति है अगर इसकी अपन बात करें तो इसके अंदर मुख्यतः जो ग्लोब या मानचित्र पर, ग्लोब या मानचित्र पर अक्षांश और देशांतरों की स्थिति देखी जाती है कि क्या स्थिति है, कि कौन सा जो स्थान है या क्षेत्र है उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। अक्षांश, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, इसके संदर्भ में ज्यामितीय स्थिति देखी जाती है। तो भूमध्य रेखा अगर अपन बात करें कि जो अक्षांशीय स्थिति है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी क्षेत्र की जलवायु या वहाँ के निवासियों के रहन सहन के बारे में, या उनको बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करती है, मानव पर उसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है अक्षांशीय स्थिति का। अब किस तरह से पड़ता है कि आपको पता है कि जो भूमध्य रेखा से अगर अपन उत्तर की तरफ जाते हैं, भूमध्य रेखा से अगर अपन ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है, तापमान कम होता जाता है, और भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे तापमान साल भर ऊंचा रहता है। तो इस तरह से जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र हैं वो उष्ण क्षेत्र में आते हैं, और जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की तरफ चलें, मतलब 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश की तरफ चलें तो तापमान कम होता जाता है। तो इस तरह से जो अक्षांशीय स्थिति है, किसी भी स्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो उस स्थान की जलवायु, वहाँ की वनस्पति, मानव व्यवसाय और यूँ कहें कि मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती है, किसी भी स्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है। लेकिन अगर अपन देशांतरीय स्थिति की बात करें कि देशांतरीय स्थिति मानव जीवन को इतना प्रभावित नहीं करती, लेकिन देशांतरीय स्थिति से समय का निर्धारण अपन करते हैं। मानव जीवन को प्रभावित नहीं करती, लेकिन इससे अपन समय का जो निर्धारण है वो इसी से होता है, देशांतरीय स्थिति से समय का निर्धारण। तो स्थानीय समय मतलब लोकल टाइम, किसी भी जगह का स्थानीय समय, लोकल टाइम, और दूसरा ग्रीनविच समय, ग्रीनविच रेखा से निर्धारित होता है, ग्रीनविच रेखा से निर्धारित होता है समय। तो इस तरह से आपको पता है कि अगर ग्रीनविच रेखा से अगर अपन पूर्व की तरफ चलते हैं तो प्रति देशांतर 4 मिनट की दर से तापमान, 4 मिनट की दर से तापमान समय जो है बढ़ जाता है, तापमानी समय जो है बढ़ जाता है, टाइम। अगर पश्चिम की ओर चलें तो 4 मिनट कम हो जाता है। तो इस तरह से जो देशांतरीय स्थिति है किसी भी स्थान की वो समय को निर्धारित करती है, लेकिन मानव के व्यवसाय, जलवायु या वनस्पति को प्रभावित नहीं करती। अब अपन बात करें दूसरी, प्राकृतिक स्थिति। ज्यामितीय स्थिति के बाद दूसरी है प्राकृतिक स्थिति। प्राकृतिक
स्थिति। प्राकृतिक स्थिति से मतलब है कि किसी स्थान या क्षेत्र वहाँ कहाँ पर स्थित है, जैसे महाद्वीप के आसपास है या महाद्वीपीय स्थिति है या महासागरीय स्थिति है या यूँ कहें कि अपन पर्वतीय स्थिति है या नदी के आसपास है या सागर के आसपास है, इसके संदर्भ में अपन ये स्थिति देखते हैं। तो ये हुई प्राकृतिक स्थिति। तो इसको अपन यूँ भी कह सकते हैं कि किसी भी स्थान की महाद्वीपीय स्थिति है या सागरीय स्थिति है या पर्वतीय स्थिति है या द्वीपीय स्थिति है, कहाँ पर वो स्थित है, तो ये हुई प्राकृतिक स्थिति। इसके बाद जो तीसरी अपनी है वो है सापेक्ष या भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, तो सापेक्ष और भौगोलिक स्थिति का मतलब है कि किसी स्थान की जैसे केंद्रीय स्थिति है, इसको कहेंगे अपन कि ये अन्य भूभागों या अन्य देशों के संदर्भ में सापेक्ष स्थिति इसको गिनते हैं। अन्य देशों या भूभागों के संदर्भ में इसको देखा जाता है, इसलिए इसको सापेक्ष इसीलिए कहते हैं कि अन्य भूभागों के संदर्भ में इसलिए देखा जाता है, इसलिए इसको सापेक्ष स्थिति कहते हैं। इसको अगर अपन देखें सापेक्ष स्थिति को कि ये केंद्रीय स्थिति हो सकती है या सीमांत स्थिति हो सकती है या सामरिक स्थिति किसी भी देश की हो सकती है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति हो सकती है। तो ये हुई अपनी अवस्थिति या स्थिति की संकल्पना जो अपन ने तीन तरह से पढ़ी, ज्यामितीय स्थिति किसी स्थान की, प्राकृतिक स्थिति और तीसरी भौगोलिक स्थिति या सापेक्ष स्थिति। तो ये भूगोल की दो संकल्पनाएं अपन ने पढ़ी, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ सरफेस भूतल की संकल्पना पहली, और दूसरी कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन या सिचुएशन अवस्थिति या स्थिति की संकल्पना। अब तीसरी अपन पढ़ रहे हैं, तीसरी है भूदृश्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप। भूदृश्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप। अब भूदृश्य की संकल्पना का मतलब है कि भूतल पर स्थित दृश्य जो हैं उन सभी तथ्यों का जो योग है, भूतल पर जितने भी दृश्य हैं, भूतल के जो दृश्य हैं, समस्त दृश्य जो भी हमें नज़र आते हैं, उन सब का जो योग है वो क्या कहलाता है, भूदृश्य। मतलब धरातल के ऊपर जो भी दृश्य हैं, चाहे वो प्राकृतिक भूदृश्य हों या सांस्कृतिक भूदृश्य हों, वो भूतल के दृश्य के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं वो अपन देख लेते हैं कि किसी भी क्षेत्र या प्रदेश में क्या क्या होते हैं, भू आकृतियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, मानव भूमि उपयोग, इसके अंतर्गत कृषि है, खदान है, बाग बगीचे, गृह मतलब घर, ग्राम, नगर, यातायात आदि। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी स्थान के या जगह के भूदृश्य को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्राकृतिक भूदृश्य फिजिकल लैंडस्केप और दूसरा सांस्कृतिक भूदृश्य मतलब कल्चरल लैंडस्केप। कल्चरल लैंडस्केप और प्राकृतिक भूदृश्य फिजिकल लैंडस्केप। फिजिकल लैंडस्केप। अब जैसा कि ऊपर भी अपन ने पढ़ा, प्राकृतिक भूदृश्य के अंदर
जो भी प्रकृति के द्वारा निर्मित भूदृश्य है उन सबको प्राकृतिक भूदृश्य के अंदर सम्मिलित किया जाता है। अब क्या क्या है प्रकृति के द्वारा निर्मित? पर्वत है, पठार है, मैदान है या मैदानी भाग है, नदी घाटियाँ हैं, जलोढ़ पंख हैं, दरार घाटी, फियोर्ड तट, रिया तट, ये सब आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। जो भी लैंडस्केप बनाते हैं, डेल्टा नदी बनाती है, जलप्रपात, वन आदि, तो ये सब प्राकृतिक भूदृश्य के अंतर्गत आते हैं। और सांस्कृतिक भूदृश्य, कल्चरल लैंडस्केप का मतलब है जो भी मानव द्वारा निर्मित, या यूँ कह सकते हैं कि प्राकृतिक भूदृश्य के अंदर जो मानव ने संशोधन किया है या जो परिवर्तन किया है, या यूँ कहें कि मानव द्वारा जो निर्मित है, उन्हें सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। मानव निर्मित जो हैं उन्हें सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। अब क्या क्या बनाया मनुष्य ने, क्या क्या बनाया? गृह बनाया है, मतलब घर बनाए, ग्राम, नगर, खेतों में फसलें, बाग बगीचे, पार्क है या यूँ कह सकते हैं उपवन, उपवन, यातायात के साधन या यातायात मार्ग, यातायात मार्ग में रेल, सड़क, नहरें, इसी तरह से मनुष्य के द्वारा निर्मित कारखाने, कार्यालय, विद्यालय आदि। तो ये सब सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुए भूदृश्य की संकल्पना के अंदर प्राकृतिक भूदृश्य और सांस्कृतिक भूदृश्य। इसके बाद अपन बात करें कि सांस्कृतिक भूदृश्य और प्राकृतिक भूदृश्य में जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं कार्ल सावर, इन्होंने अमेरिकी भूगोलवेत्ता कार्ल सावर अमेरिकी भूगोलवेत्ता हुए कार्ल सावर, इन्होंने जो भूदृश्य है उसकी विस्तृत विवेचना की है, भूदृश्य की विस्तृत विवेचना की है। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एक बुक इनकी है कार्ल सावर की, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप में इन्होंने भूदृश्य का प्रयोग प्राकृतिक भूदृश्य और मानवीय भूदृश्य दोनों को मिलाकर इन्होंने किया है। इसी तरह से एक दूसरे भूगोलवेत्ता हुए हॉटशॉन, हॉटशॉन ने भी प्राकृतिक भूदृश्य और मानवीय भूदृश्यों को दोनों को मिला के अध्ययन करने पर बल दिया है। हॉटशॉन ने फिर बताया कि जो है जो भूदृश्य हैं वो प्रकृति की अभिव्यक्ति और उसके जो भी अपन अनुभव करते हैं, मतलब जो भी दृश्य अगर अपन प्रकृति के अंदर देखते हैं उन सबको सम्मिलित किया जाना चाहिए। मतलब यूँ कह सकते हैं कि भौतिक भूदृश्य या यूँ कहें प्राकृतिक भूदृश्य या मानवीय भूदृश्य, दोनों जो भी अपन को धरातल पे दिखाई देते हैं उन सबका अध्ययन भूदृश्य के अंतर्गत किया जाना चाहिए। अब इसके बाद एक चौथी संकल्पना आती है, आज अपन 4 पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। चौथी जो संकल्पना है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है क्षेत्रीय विभेदीकरण या क्षेत्रीय विभिन्नता, विभेदीकरण या विभिन्नता, क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना।
इसको अपन कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है कि ये जो क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना है, पहले तो ये समझ लें कि भूगोल की प्रमुख संकल्पना है, ये भूगोल की प्रमुख संकल्पना है। और इसका सबसे सर्वप्रथम प्रयोग 1905 में जर्मन भूगोलवेत्ता हैटनर, जर्मन भूगोलवेत्ता हैटनर ने किया था 1905 में। अब अपन देखते हैं कि क्या है क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना। कि इन्होंने इसको बताया कि जो ज्योग्राफी है, हैटनर ने बताया कि जो ज्योग्राफी है वो क्षेत्रीय विज्ञान है, कोरोलॉजिकल साइंस, इसको इन्होंने बताया जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, वो कोरोलॉजिकल साइंस है। अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगी इसकी क्या होती है क्षेत्रीय विज्ञान। कि इसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रीय विज्ञान का मतलब है कि एक क्षेत्रीय विभेदीकरण का मतलब है कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न पाया जाता है, उन सब का अध्ययन ही अपन भूगोल में करते हैं। अब कैसे एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न पाया जाता है? कि कोई भी जो दो क्षेत्र हैं उनमें जो भी भौतिक तत्व या मानवीय तत्व हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है। वो विभिन्नता उनमें क्यों पाई जाती है, इन सब का अध्ययन अपन भूगोल के अंदर करते हैं। अब जो भौतिक तथ्य या सांस्कृतिक तथ्य, उनमें जो विभिन्नता पाई जाती है, अब क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है क्योंकि कहीं पर भी कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं पाई जाती, हर जगह भिन्नता मिलती है। तो जो क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है वो किस किस में पाई जाती है? भौतिक तथ्यों में। अब भौतिक तथ्यों में जो विभिन्नता है वो किसी स्थान का उच्चावच, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर मैदानी भाग हैं, कहीं पर पठारी भाग हैं, कहीं का भी उच्चावच एक जैसा नहीं है। इसी तरह से जलवायु, हर जगह की जलवायु भिन्न होती है। जलवायु के बाद अपन बात करें वहाँ की, उस स्थान के वहाँ की मिट्टी, वनस्पति, वहाँ का पशु पक्षी, वहाँ के खनिज संसाधन, इन सब में भिन्नता पाई जाती है। इसी तरह से ये तो होगा भौतिक तत्व। इसी तरह से भौतिक तत्व के साथ साथ दूसरे जो सांस्कृतिक तत्व हैं, सांस्कृतिक तत्व जो अभी अपन ने पहले पढ़े, जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है, सांस्कृतिक तथ्य, इनमें भी विभिन्नता पाई जाती है। अब इनमें जो विभिन्नता पाई जाती है किस किस में? जनसंख्या, हर जगह की जनसंख्या अलग होती है, कहीं पर भी जनसंख्या समान नहीं है। कृषि उत्पादन हर जगह का अलग अलग पाया जाता है, कहीं पर गन्ना होता है, कहीं पर रबड़ पैदा होता है, कहीं पर गेहूं हो रहा है, कहीं पर चावल है, ये भिन्नता पाई जाती है। खनन में भिन्नता पाई जाती है, उद्योग धंधों में भिन्नता पाई जाती है, कहीं पर कोई सा उद्योग है, कहीं पर कोई सा उद्योग है। इसी तरह से व्यापार में भिन्नता पाई जाती है, परिवहन साधनों में भिन्नता पाई जाती है, परिवहन साधनों में भिन्नता है। गृह जो घर बनाते हैं मनुष्य और बस्तियां जो बसाते हैं सेटलमेंट में, उनके वितरण में विषमता और भिन्नता पाई जाती है। तो ये जो विषमता और भिन्नता है वो क्यों पाई जाती है, इन सब का अध्ययन भूगोल के अंदर किया जाता है, जो भूगोल की प्रमुख शाखा है, शाखा नहीं, भूगोल की प्रमुख संकल्पना है, कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। तो ये जो भिन्नता पाई जाती है ये क्यों पाई जाती है, इन सब का अध्ययन अपन भूगोल के अंदर करते हैं। तो ये जो भिन्नता पाई जा रही है, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, जैसे जलवायु में जो भिन्नता पाई जा रही है, उसके तत्वों में भिन्नता पाई जाती है, जैसे तापमान में भिन्नता है या वायुदाब में भिन्नता है, आर्द्रता, वर्षण। इस तरह से अगर अपन एक एक टॉपिक देखें तो उन सब में भिन्नता पाई जाती है। इसी तरह से अगर अपन मिट्टी लें, मृदा लें, तो हर जगह मिट्टी के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। वनस्पति लें तो कहीं पर कोणधारी वन पाए जाते हैं,
तो कहीं पर सघन वृक्ष पाए जाते हैं, तो कहीं पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, कहीं पर रेगिस्तानी भागों में शुष्क या अर्धशुष्क झाड़ियाँ या कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरह से विविधता पाई जाती है। और इसी तरह से सांस्कृतिक तथ्यों में भी विभिन्नता पाई जाती है। कहीं किसी जगह का आर्थिक और सामाजिक विकास अधिक हो गया है, कहीं पर आर्थिक और सामाजिक विकास बहुत कम हुआ है। तो इन सब में जो भिन्नता पाई जाती है, उन सब का अध्ययन भूगोल के अंदर किया जाता है। अब इसके अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो अभी अपन पढ़ रहे हैं कि एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय भिन्नता के साथ साथ जो इसके अंदर विविधता पाई जाती है उसका अध्ययन भी इसके अंदर करते हैं। न केवल भिन्नता बल्कि विविधता, इसको यूँ कह सकते हैं एरियल डाइवर्सिटी, इसका अध्ययन भी भूगोल के अंदर करते हैं, एरियल डाइवर्सिटी। तो ये 4 संकल्पनाएं आज अपन ने पढ़ी। सबसे पहले भूतल की संकल्पना, दूसरी अवस्थिति की संकल्पना, तीसरी भूदृश्य की संकल्पना और चौथी क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना। नेक्स्ट संकल्पनाएं अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।